नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि कल हमने एक बढ़िया सा टॉपिक किया था डेयरी सहकारिता के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की थी भी डेयरी प्रणाली अपने राजस्थान में कितने स्तर में कार्य करती है। जो हमने अमूल के तर्ज पर कार्य कर रही है त्रिस्तरीय प्रणाली है, जैसे शीर्ष डेयरी होगी, जिला उत्पादक संघ हो गया और प्राथमिक सहकारी समितियां होगी। फिर हमने चर्चा की थी भी राजस्थान में कितनी डेयरी हैं, मतलब कितने प्राथमिक सहकारी संघ हैं। तो वो है 18,398 जो अक्टूबर माह तक अपने करंट का डेटा है, और 24 जिला उत्पादक संघ है। फिर हमने चर्चा की थी राजस्थान में सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? जो है रानीवाड़ा में और जालोर, रानीवाड़ा जालोर में। सबसे बड़ा मूत्र बैंक भी रानीवाड़ा जालोर में है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? वो है पथमेड़ा जालोर में। और बाद में हमने चर्चा की थी राजस्थान में जो आरसीडीएफ है, राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन, उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्थान है, कौन कौन से केंद्र हैं। तो इसमें दुग्ध उत्पादक संयंत्र कितने थे? 6 थे। और पशु आहार केंद्र थे वो कितने थे? 7 थे। एक टेट्रापैक दुग्ध संयंत्र था जो कोटपुतली जयपुर में है। 2 अपने चारा आहार केंद्र थे, और 2 थे बीज प्रसंस्करण केंद्र, और 2 थे सीमेंट बैंक जो कहाँ पे है? एक तो बस्सी जयपुर में, एक है नवा खींचिया जोधपुर में, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर है, जैसे देसी व विदेशी नस्लों के सांडों का सीमेन एकत्रित किया जाता है। ये अपने कहाँ पे? वीर्य बैंक जो बसी जयपुर में, एक नवा खींचिया जोधपुर में। ये हमने कल चर्चा की थी। आज हम बढ़िया सा टॉपिक जिसमें शुरुआत करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में दूध की। तो दूध किन किन से तत्वों से मिलकर बना होता है, क्या संगठन होता है, दूध कहते किसे हैं, ये सभी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की उसी जोश और उसी जुनून के साथ। आप सभी मेरे साथ बने रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। भी क्लास बढ़िया लग रही है, समझ आ रहा है बच्चों को। तो शुरुआत करते हैं दूध की। दूध या मिल्क किसे कहते हैं? दूध या मिल्क किसे कहते हैं? दूध या मिल्क उसे कहते हैं जो स्वस्थ पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व, जो ब्याने से 15 दिन पूर्व या वत्सजन के 15 दिन पूर्व व ब्याने के 5 या 7 दिन पश्चात जो हमें लैक्टियल स्राव प्राप्त होता है, उसे हमें उसको हम दूध बोलते हैं। तो दूध किसे कहते हैं? दूध कहते हैं वत्स जनन के, स्वस्थ पशु के वत्स जनन के 15 दिन पूर्व व 5 से 7 दिन पश्चात जो हमें लैक्टियल स्राव प्राप्त होता है, उसे हम दूध कहते हैं। तो 5 से 7 दिन बीच में जो हमें स्राव प्राप्त होते हैं उसे खीस कहते हैं, जिसे हमें खीस की संज्ञा दी गई है। जो 5 से 7 दिन पश्चात क्या मिलता है, उसे हमें लैक्टियल स्राव प्राप्त होता है, उसे दूध कहते हैं। तो परिभाषा करते हैं इसकी परिभाषा है दूध की। वत्स जनन के 15 दिन पूर्व वह 5 या 7 दिन पश्चात, 5 से 7 दिन पश्चात जो हमें लैक्टियल स्राव प्राप्त होता है, जो हमें लैक्टियल स्राव का मतलब क्या? लिक्विड स्राव प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? दूध या मिल्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दूध या मिल्क कहते हैं। तो दूध या मिल्क किसे कहते हैं? वत्स जनन के 15 दिन पूर्व व 5 से 7 दिन पश्चात जो हमें लैक्टियल स्राव प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। तो दूध में हम बात करते हैं, दूध में वसा कितने प्रतिशत होती है, कितने प्रतिशत एसएनएफ होता है। तो चर्चा करते हैं वसा कितने प्रतिशत होती है। दूध में वसा न्यूनतम प्रतिशत होता है 3.25%। कितना होता है? 3.25%। यानी मतलब
वसा, दूध में अगर वसा या फैट परसेंटेज 3%, 3.25% से 3.25% है तो वही न्यूनतम है, जो 3.25% है तो दूध है, इससे कम है तो वो दूध नहीं है या इसमें मिलावट है। तो दूध में फैट परसेंटेज कितना है अपना 3.25% और एसएनएफ कितना है अपना, एसएनएफ होता है अपना 8.5%। तो दूध में वसा परसेंटेज कितना होता है न्यूनतम 3.25% और एसएनएफ होता है 8.5%। एसएनएफ का मतलब हो गया सॉलिड नॉन फैट। सॉलिड नॉन फैट का मतलब हो गया जैसे अपने दूध में कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे वसा होगी, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, खनिज लवण हो गए या पानी हो गया। इन सभी में वसा को हटाकर जो भी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं एसएनएफ। एसएनएफ को सॉलिड नॉन फैट, सॉलिड नॉन फैट या वसा रहित ठोस पदार्थ बोला जाता है। वसा रहित ठोस पदार्थ। तो वसा रहित ठोस पदार्थ दूध में कितना होता है 8.5%। कितना होता है 8.5%। तो दूध की परिभाषा क्या है, वत्स जनन के या पशु के स्वस्थ पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व व 5 से 7 दिन पश्चात जो हमें लैक्टियल स्राव प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। दूध में वसा प्रतिशत कितनी होती है 3.25% और एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है 8.5%। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बढ़िया से तैयार कर सकें। तो एसएनएफ कितने प्रतिशत होगी 8.5%। अब बात करते हैं दूध का संगठन किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्व है, कितना इसमें वसा परसेंटेज बात होती है। तो बात करते हैं दूध किन किन तत्वों से या किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है। दूध में पाए जाने वाले अवयव, दूध में बात करते हैं दूध में कौन कौन से होते हैं। दूध में पाए जाने वाले अवयव, तो दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। पहला हो गया पानी या जल। पानी परसेंटेज, दूध में सर्वाधिक पानी परसेंटेज होता है, अलग अलग नस्लों के हिसाब से अलग अलग होता है। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है पानी की, जिसके द्वारा ही हमें एक मतलब लिक्विड फॉर्म में दूध प्राप्त होता है। तो पानी की मात्रा होती है। 2 नंबर पर होगी फैट परसेंटेज जो दूध का एक मुख्य अवयव है जैसे वसा। तीसरा अपना हो गया प्रोटीन। चौथा अवयव हो गया कौन सा कार्बोहाइड्रेट। पांचवा अवयव हो गया अपना दूध, वसा, प्रोटीन, विटामिन। छठा अवयव हो गया एंजाइम और सातवां अवयव हो गया दूध में पाई जाने वाली वसा होगी, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, वसा प्रोटीन होगी और एक हो गए खनिज लवण या मिनरल्स। क्या हो गए खनिज लवण। तो 7 प्रकार के तत्वों से मिलकर क्या बना होता है दूध बना होता है। दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं पानी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और एंजाइम। एंजाइम या किण्वन जो जैसे हमें दूध खीस में होता है या दूध को दही में चेंज करने के लिए जो एंजाइम मिलते हैं मतलब जरूरत होती है, या दूध को पनीर में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम देते हैं वो भी इसके अंदर एक अवयव के रूप में पाए जाते हैं। तो दूध कितने अवयवों से मिलकर बना होता है 7 अवयव होते हैं। इसी कारण इसे पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। किसे कहा गया है पूर्ण आहार, इसे कहा गया है दूध में। मतलब दूध को सबसे पूर्ण आहार कहा गया क्योंकि इसमें विटामिन भी होते हैं। विटामिन बी सी तो नहीं पाया जाता लेकिन जल में घुलनशील बी पाया जाता है और ए डी ई के भी कुछ मात्रा में या बी कॉम्प्लेक्स के सभी पाए जाते हैं। तो इसे पूर्ण आहार की संज्ञा किसे कही गई है दूध को पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। तो अब बात करते हैं इनकी अलग अलग भी। पानी कितने परसेंट होता है, पानी वसा कितने परसेंट होती है,
वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, यह चर्चा हम करेंगे। तो दूध में पाए जाने वाले अवयव कितने अपने 7 प्रकार के हैं। पहला हो गया पानी, दूसरा हो गया वसा, तीसरा हो गया प्रोटीन, चौथा हो गया कार्बोहाइड्रेट, पांचवा हो गया विटामिन, छठा हो गया एंजाइम और सातवां हो गया खनिज लवण और सातवां हो गया खनिज लवण। इस कारण इसे दूध को क्या कहा गया है, पूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं भी दूध में कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। बात करते हैं पानी, दूध में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। दूध में पानी की मात्रा 80 से 89% के बीच में पाई जाती है। दूध में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 80 से 89%। जो अलग अलग नस्लों या अलग अलग जातियों के अनुसार से अलग अलग हो सकती है। इनके बीच में ही या इसी के बीच में 80 से 89% के बीच में अपने दूध की पानी प्रतिशत मात्रा होती है। तो दूध को एक वाहक के रूप में भी, पानी को एक वाहक रूप भी कहा जाता है। सभी अवयवों का इसे वाहक भी कहा जाता है। पानी को सभी अवयवों का क्या कहा जाता है, वाहक भी कहा जाता है। सभी अवयवों का वाहक भी कहा जाता है। वाहक का मतलब हो गया क्योंकि इसमें मतलब विटामिन बी या सी जो जल में घुलनशील विटामिन है वो इसमें घुल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी घुल जाता है, खनिज लवण है वो भी घुल जाता है। इस कारण इसे अब सभी अवयवों का वाहक भी कहा जाते हैं। और यह दूध में पानी की मात्रा नस्लों व जाति के अनुसार से, जैसे भैंस की नस्ल है, जैसे गाय की नस्ल है, जैसे भेड़ या बकरी, उन नस्लों के हिसाब या जाति का मतलब हो गया भी भैंस होगी, गाय होगी या बकरी होगी, ये जातियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो दूध में पानी का प्रतिशत कितना परसेंट होता है, 80 से 89% होता है। और दूध का एक वाहक के रूप में कौन कार्य करता है, पानी सभी अवयवों का वाहक होता है, जो अलग अलग जाति व नस्लों के अनुसार से अलग अलग होता है। तो बात है पानी की, दूध में पहला अवयव अपने चर्चा की है किसकी, पानी की, जो 80 से 89% होता है और सभी अवयवों का वाहक होता है, जो अलग अलग नस्लों के हिसाब से अलग अलग होता है। बात करते हैं वसा। वसा क्या होती है, वसा से कितनी प्रतिशत ऊर्जा मिलती है। तो बात करते हैं वसा या फैट परसेंटेज। दूध में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है या फैट परसेंटेज कितनी होती है। बात करते हैं वसा, वसा या फैट प्रतिशत। वसा या फैट प्रतिशत कहती है, वसा किसे कहते हैं, वसा दूध में निलंबन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। निलंबन को इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन या गोलिकाओं को कहते हैं सस्पेंशन। तो दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, ये आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में वसा, दूध में वसा निलंबन या निलंबन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमल्सन। और निलंबन व गोलिकाओं के रूप में, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गोलिकाओं को रूप में मतलब सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है। दूध का एक वसा एक दूध का मुख्य अवयव है, जिसके कारण ही अपने दूध का रेट लगता है। जैसे अपने कभी दूध देने आप डेयरी पे गए होंगे तो आपको पता है भी दूध वाला पहले परसेंटेज चेक करता है, उसमें फैट परसेंटेज कितना है, तो उसी के हिसाब से अपना रेट लगता है। कई महिलाएं आजकल दूध को संग मतलब बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला देती हैं, तो उसमें फैट परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने दूध की मात्रा में, जैसे आज किसी गाय ने 5 किलो दूध दिया और कल वो 4 किलो दे रही है, तो उसको 5 किलो मेंटेन रखने के लिए वो 1 किलो दूध उसमें पानी मिला देती है, तो उसका फैट परसेंटेज कम हो जाता है। तो दूध का मूल्य भी किस पर निर्भर करता है, अपने फैट परसेंटेज पर। दूध का मूल्य भी किस में परसेंटेज पर कार्य करता है, मूल्य भी इस पर निर्भर करता है। दूध का मूल्य
मूल्य भी वसा पर निर्भर करता है, वसा पर निर्भर करता है। तो दूध में गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इन गोलिकाओं का आकार कितना होता है? इन गोलिकाओं का आकार होता है 0.5 से 1.04 माइक्रोन। कितना होता है? 0.5 से 1.04 माइक्रोन। दूध में वसा निलंबन या गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इन गोलिकाओं का आकार होता है 0.5 से 1.04। और दूध का मूल्य किस पर निर्भर करता है? वसा पर। किस पर निर्भर करता है? वसा पर। वसा को सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला या बढ़ने वाला अवयव कहा जाता है। तो हमने मुख्य 3 बातें कौन कौन सी की अभी तक वसा के बारे में? दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? निलंबन में या इमल्सन में, और गोलिकाओं के रूप में जिसे क्या कहते हैं? सस्पेंशन। जिन गोलिकाओं का आकार होता है 0.5 से 1.04 माइक्रोन के बीच। दूध का सबसे घटने या बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा। तीसरा है, दूध का मूल्य किस पर निर्धारित होता है? तो वसा पर। दूध का मूल्य किस पर निर्धारित करता है? वसा पर। अब बात करते हैं वसा में से 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आप सभी को पता है भी 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 1 ग्राम की कोई, जैसे 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम की ऊर्जा के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा? 1 ग्राम वसा खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने अब तक 4 बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट की है। दूध के निलंबन के रूप में पाई जाती है, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है जिनका आकार 0.5 से 1.04 के मध्य होता है। दूसरा, सबसे घटने या बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा हो गया। दूध में सबसे मूल्य निर्धारित दूध का मूल्य किस पर निर्धारित होता है? वसा पर। और दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दूध को अलग करने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है? दूध से वसा अलग करने के लिए दूध से वसा अलग करने के लिए अपने को 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता है। अलग करने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री? 34 डिग्री सेंटीग्रेड है अपने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूध में फैट परसेंटेज कितना होता है? 3.25%। और 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी। दूध में वसा को अलग करने के लिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वसा में 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। वसा में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जिसमें एक हो गया ओलिक अम्ल, और दूसरा हो गया पामेटिक अम्ल। दूसरा कौन सा हो गया? पामेटिक अम्ल। ओलिक अम्ल पाया जाता है 33% और ये पाया जाता है पामेटिक अम्ल 25%। तो दूध में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल। कितने पाए जाते हैं? 2 प्रकार के अब ये पाए जाते हैं, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल, जिसमें ओलिक अम्ल 33% और पामेटिक अम्ल 25%। तो दूध में 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। दूध को वसा को अलग करने के लिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, 33% और ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल में
25%। अब बात करते हैं दूध में। दूध वसा से कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? वसा से 55 से 60%, वसा से 55 से 60% ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी, या इसमें परसेंटेज में कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? 55 से 60% ऊर्जा मिलती है। तो आज हमने चर्चा की है दूध के दो अवयवों के बारे में। पहला हो गया अपना जल और दूसरा हो गया वसा। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं भाई। वसा, दूध में कितने, दूध में 1 कैलोरी ऊर्जा से कितनी मिलती, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9। सबसे घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा। वसा किस रूप में पाई जाती है? निलंबन व गोलिकाओं के रूप में, जिसे इमल्सन कहा जाता है, और गोलिकाओं को सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन या गोलिकाओं का कार्य कितना होता है? 0.5 से 1.04 माइक्रोन। और सबसे घटने बढ़ने वाला अवयव कौन सा है? वसा। और सबसे ज्यादा मुख्य, सबसे दूध का मुख्य अवयव भी कौन सा है? सबसे मुख्य अवयव भी वसा है। सबसे मुख्य अवयव भी कौन सा है? वसा है। सबसे मुख्य अवयव भी वसा है। दूध में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। और कौन कौन सा? ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल, जिसकी मात्रा ओलिक अम्ल 33% और पामेटिक अम्ल 25%। दूध में वसा कितने प्रतिशत? 34%। और वसा को अलग करने के लिए 34 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पाई होती है। और वसा परसेंटेज के रूप में वसा से ऊर्जा मिलती है 55 से 60%। तो आज हमने दो दूध के मुख्य अवयवों की बात की है, जैसे पानी हो गया और वसा होगी। दूध किसे कहते हैं? वत्स जनन के 15 दिन पूर्व या 5 से 7 दिन पश्चात जो लैक्टियल स्राव या लिक्विड फॉर्म में जो हमें स्राव प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। दूध में वसा की प्रतिशत न्यूनतम कितनी होती है? 3.25%। और एसएनएफ जैसे सॉलिड नॉन फैट वसा रहित ठोस पदार्थ कितना हो गया? 8.5%। तो आज के लिए आज इतना ही। धीरे धीरे चलेंगे ताकि समझ आ सके, क्योंकि अभी अभी नई क्लासें स्टार्ट है और 10वीं वाले स्टूडेंट हैं, इनको साथ लेकर चलना होता है। सभी बीएससी एग्रीकल्चर वाले या 11वीं वाले स्टूडेंट नहीं है जो एग्रीकल्चर से हैं, 10वीं वालों को भी साथ लेना, क्योंकि यही मेन है, एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो 11वीं वाले या 12वीं में जो स्टूडेंट है, जो आगे जेट की तैयारी करेंगे या जो जेट के लॉन्ग टर्म बैच लगा रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एक 20 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, 20 क्वेश्चन, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।